हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्ड ट्रेंड कंपटीशन। हमने लास्ट वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कॉर्नोट जो कॉर्नो हमारा कंपटीशन था, ओलिगोपोली का मॉडल था, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ओके, तो इसमें हम बर्ड ट्रेंड कंपटीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बर्ड ट्रेंड कंपटीशन होता क्या है, ये एक ओलिगोपोली का ही पार्ट है। ओके, तो इसमें मैं आपको कुछ एंजम्पशन बताता हूँ कि एंजम्पशन क्या है बर्ड ट्रेंड कंपटीशन की। हमने कुछ एंजम्पशन ली है यहाँ पे, बर्ड ट्रेंड ने दी है। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने एज्यूम किया कि जो प्रोडक्ट होगा वो होमोजीनियस होगा, मतलब आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा, जो दोनों फॉर्म्स जो होगी। ओके, और देयर आर दो फॉर्म्स होगी इस मार्केट में। ओके, यहाँ तक हो गया। और अब आगे देखते हैं हम कि आगे इम्पोर्टेंट जो एंजम्पशन है ये 3 वाली है कि हमने इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कॉर्नोट जो आउटपुट किया मॉडल किया था। कॉर्नोट मॉडल में क्या होता था, इसमें आउटपुट एडजस्टमेंट होता था। आउटपुट में जो भी चेंजेज होते थे, ओके, उसके बाद प्राइस में चेंज होता था। ओके, पर इसमें बर्ड ट्रेंड कंपटीशन में क्या है, बर्ड ट्रेंड में हम क्या करेंगे, बर्ड ट्रेंड में प्राइस एडजस्टमेंट होगा। ओके, ये आपको बिल्कुल केयरली नोट डाउन करना है कि इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा। फिर देखो, पहले मैं कॉर्नो में जो मैंने बात की थी उसमें आउटपुट एडजस्टमेंट की बात की थी, और जो बर्ड ट्रेंड मॉडल आ रहा है उसमें प्राइस एडजस्टमेंट की बात करें। प्राइस चेंज होगा फिर आउटपुट होगा, पर कॉर्नो के केस में क्या था, पहले आउटपुट चेंज होगा फिर प्राइस चेंज होगा। तो दोनों मॉडल बिल्कुल ही अलग हो रहे हैं इस रिस्पेक्ट से। ओके, और ये इसकी फोर्थ इम्पोर्टेंट एंजम्पशन है जिसके थ्रू हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, उसके थ्रू हम बर्ड ट्रेंड पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टर्म है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बर्ड ट्रेंड पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करूँगा मैं किस एंजम्पशन के थ्रू। ये जो मेरी फोर्थ वाली एंजम्पशन है, तो ये एंजम्पशन है कि नो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है कि फॉर्म के पास जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। जब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं होगी तो फॉर्म कितना भी चाहे मार्केट में डिमांड हो उतना प्रोड्यूस कर पाएगी। ओके, तो ये मैंने ये 4 इसकी एंजम्पशन की। पहली थी होमोजेनियस प्रोडक्ट है, दूसरा दो फॉर्म्स है, और तीसरी एंजम्पशन थी प्राइस एडजस्टमेंट, और फोर्थ है नो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एंजम्पशन और मैं ले लेता हूँ। ये साइमल्टेनियस गेम। देखो, अब ये मैं आपको बताता हूँ साइमल्टेनियस गेम क्या होता है। 2 तरह का गेम हम कंसिडर करते हैं। एक गेम में क्या होता है, सीक्वेंशियल गेम होता है। सीक्वेंशियल गेम में क्या होता है, पहले फॉर्म 1 चलेगी फिर उसके बाद फॉर्म 2 करेगी। पर साइमल्टेनियस गेम में क्या होता है कि दोनों फॉर्म एक साथ मूव करती है। पर साइमल्टेनियस गेम का मतलब ये होता है कि एक फॉर्म एज्यूम कर लेती है कि दूसरा फॉर्म एक्शन नहीं लेगी। ओके, तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि ये एक टाइम ही, जैसे मैं अभी बात करूं कि ये संडे को एट 9 o'clock ये डिसीजन लेगी, ऐसा नहीं है कि मार्केट में एंटर कि इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक फॉर्म जब एंटर हो रही है वो एज्यूम कर लेती है कि दूसरी फॉर्म एंटर नहीं होगी। तो ये वाली एंजम्पशन है, उसको हम साइमल्टेनियस गेम की एंजम्पशन बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता ही है कि एक फॉर्म एज्यूम करिए कि दूसरी एंटर नहीं करेगी, वो एंटर हो जाएगी, फिर दूसरी भी एंटर हो जाएगी। जैसे मैं ये पहली फॉर्म एंटर हो रही है मार्केट में और एज्यूम कर लिए कि दूसरी फॉर्म एंटर नहीं होगी, ठीक है। अब दूसरी फॉर्म भी एंटर हो गई, वो एज्यूम कर लिए कि पहली फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा आउटपुट में। ओके, तो ये क्या है, एक तरह के ये एंजम्पशन बना रहे हैं कि दूसरी वाली फॉर्म कोई एक्शन ही नहीं लेगी, कोई रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो इसको मैं साइमल्टेनियस गेम बोलता हूँ, ना कि एक टाइम में दोनों मूव करेंगी। ओके, तो इसको अगर इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली आप इससे समझते हैं तो इसे आगे बहुत सारे मॉडल को समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये मैंने इतनी बात कर ली, तो देखो सबसे पहले फॉर्म ए की बात करता हूँ मैं। फॉर्म ए एंटर हो गई। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, ये एज्यूम करते कि फॉर्म बी एंटर नहीं होगी, तो इसमें फिर फॉर्म बी एंटर हो जाएगी। ठीक है, बी फॉर्म क्या करेगी, एक से कम प्राइस रखेगी। ठीक है, तो सारे कंज्यूमर क्या है, बी के पास चले जाएंगे। ठीक है,
तो सारे कंज्यूमर बी के पास चले गए। अब क्या होगा कि ए जो है बी से थोड़ा सा कम प्राइस कर देगी, ठीक है। अब ए फर्म ने किया बी से कम प्राइस कर दिया, तो सारे जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो बी के ए के पास चले गए, ठीक है। अब अगले राउंड में क्या करेंगे, बी वाली फर्म ए से कम प्राइस कर देगी, ठीक है, ठीक है। तो सारे जो है कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो बी के पास चलेंगे, ठीक है, ए के पास कुछ नहीं बचेगा। अब इसी तरह ये प्रोसेस चलती रहेगी। अब ए के पास आएगी, फिर बी के पास जाएगी, तो एवेंचुअली जो प्राइस जो सेट होगा वो कहाँ पे होगा, एक दूसरे को अंडर कट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो इवेंचुअली जो प्राइस सेट होगा वो होगा P इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। ये है ये हमारी कंडीशन बन रही है। एम सी यहाँ पे कांस्टेंट हम ज्यूम कर रहे हैं, ये ए सी यूनिट कॉस्ट भी आप बोल सकते हो, इनको हम यूनिट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं। तो इवेंचुअली जो प्राइस आएगा वो इस लेवल पे आ जाएगा, P इज इक्वल टू एम सी। तो अब देखो इसके क्या इम्प्लीकेशन है, इसके इम्प्लीकेशन क्या बन रहे हैं हमारे पास। तो इसके इम्प्लीकेशन क्या बन रहे हैं कि प्राइस जो है, सबसे पहला पॉइंट है कि प्राइस इज इक्वल टू एम सी। तो ये किसके कोरेस्पॉन्ड करता है, ये किसके कोरेस्पॉन्ड करता है, इट कोरेस्पॉन्ड टू द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। यहाँ तक आ गया, ओके। ये इम्पोर्टेंट इसकी एजम्पशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलूँगा कि जो है, दोनों फॉर्म जो है नो प्रॉफिट होगा, इनको नो पॉजिटिव प्रॉफिट, कोई पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं होगा इस मार्केट में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इसका आउटकम, ठीक है, इम्प्लीकेशन। अब थर्ड वाला पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है, थर्ड पॉइंट है नो डेड वेट लॉस। देखो डेड वेट लॉस कहाँ क्रिएट होता है, डेड वेट लॉस वहाँ क्रिएट होता है जहाँ पे मार्केट में इनएफिशिएंसी हो। अगर P इज इक्वल टू एम सी कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं तो डेड वेट लॉस कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डेड वेट लॉस भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि इतना तो हमने कर लिया। अब मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू भी बता सकता हूँ। तो जैसे डायग्राम इस तरह से बनेगा इसका, ये मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे P1 ले रहा हूँ, फॉर्म 1 ले रहा हूँ, इसका प्राइस ले रहा हूँ, और ये P2 ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इसका मैं मार्जिनल कॉस्ट ले लेता हूँ। तो P किसके इक्वल होगा, ये मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, ये मैक्सिमम प्राइस आ गया, ठीक है। और इसी तरह इसका जो B वाला है, इसका भी यहाँ पे आएगा, ये इसका मार्जिनल कॉस्ट आ गया, P इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। और ये भी ऐसे जाएगा और फिर ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, ये P2 आ गया, ये P1 आ गया, ठीक है। तो ये देखो ये इसका मैक्सिमम प्राइस बता रहा है, और मैक्सिमम प्राइस का पॉसिबल है जब फर्म मोनोपोली कंडीशन में होती है, ठीक है। तो ये आ गया इसका भी, ये मैक्सिमम प्राइस आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, ये प्राइस नीचे होता है। इनिशियली क्या है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे नीचे होता है, कंपटीशन चलता रहेगा, एक के कस्टमर दूसरे के पास जाएंगे, फिर दूसरे से पहले की तरफ आएंगे, ठीक है। तो एवेंचुअली ये प्राइस कहाँ आके सेट हो जाएगा, ये इस लेवल पे सेट हो जाएगा जहाँ पे P इज इक्वल टू एम सी है, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, P इज इक्वल टू एम सी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। मैं इसको दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो देखिए ये दोनों को मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ये मैंने ले लिया, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये मैं एक का रिएक्शन फंक्शन ले रहा हूँ और ये दूसरे का रिएक्शन फंक्शन ले रहा हूँ, ओके। ये मैं से P1 कर देता हूँ, इसे P2 कर रहा हूँ। जहाँ पे दोनों रिएक्शन फंक्शन इनके इक्वल हो जाएंगे वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आ गया, ये एक ही जगह है, ठीक है। तो देखो, और ये कहाँ, ये एम सी को बता रहा है, यहाँ पे एम सी को बता रहा है। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो, अब मैं आपको इसको मैथमेटिकली भी बताता हूँ कि किस तरह से होता है। जैसे होता क्या है, सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो फॉर्म 1 है, मैं इसको 1 ले लेता हूँ, ये कितना आउटपुट करेगी, अलग अलग कंडीशन होगी। तो इंटायर डिमांड जो है फॉर्म ए ही सेटिस्फाई करेगी इफ़
जो है प्राइस ऑफ P1 इज़ लेस देन प्राइस ऑफ P2, ठीक है। और डिमांड का आधा करेगी, मार्केट में आधा आउटपुट करेगी इफ़ P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। और ये जीरो करेगी, फॉर्म 1 जो है आउटपुट जीरो करेगी अगर P1 का प्राइस जो है P2 के प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। इस 3 तरह की ये कंडीशनें बनती है हमारी। इसी तरह फॉर्म 2 के लिए आप कर सकते हो, ओके। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने ये किया कि सबसे पहले हमने एजम्पशन ली थी, यहाँ पे देखते जाओ आप। सबसे पहले हमने एजम्पशन ली थी इनकी। सबसे पहले एजम्पशन ली मैंने कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है ये सीधा एग्ज़ाम में यहाँ से इसकी एजम्पशन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देयर आर 2 फॉर्म्स है, 2 फॉर्म्स है। और कॉर्नोट मॉडल में हम आउटपुट एडजस्टमेंट करते थे और बर्ट्रैंड मॉडल में क्या करते हैं, प्राइस एडजस्टमेंट करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो बर्ट्रैंड पैराडॉक्स की बात करेंगे हम, तो नो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, ओके। तो ये एजम्पशन है इसकी। और साइमल्टेनियस गेम है। सिक्वेंशियल गेम के स्टकलबर्ग जो मॉडल में जो गेम आती है उसे सिक्वेंशियल गेम बोलते हैं। पहले एक फॉर्म मूव करती है, फिर दूसरे करती है, और एक दूसरे लीडर फॉर्म जो है वो इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है। और ये साइमल्टेनियस गेम है, इसमें इंटरडिपेंडेंस ये हर बार जो है ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, एज्यूम करते हैं कि दूसरी फॉर्म अपने आउटपुट में चेंज नहीं करेगी, ठीक है, ओके। अब देखो आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखो इनका कंपटीशन स्टार्ट होता है। फॉर्म 1 एंटर करती है, एज्यूम करती है कि फॉर्म बी एंटर नहीं करेगी, फिर बी आती है तो अपना प्राइस क्या करती है, ये ए से थोड़ा कम कर देती है और सारे जो कंज्यूमर है वो बी की तरफ चले जाते हैं। फिर ए वाली फॉर्म बी से थोड़ा प्राइस कम कर देती है, फिर बी से ए में। तो इस तरह से ये पूरा इनका जो है अंडर कटिंग चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है, जब तक P इज इक्वल टू MC नहीं हो जाता, ठीक है, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल नहीं हो जाता। जब ये इसके इक्वल हो जाता है तो फिर यहाँ पे ये सारा सिस्टम बंद हो जाता है। और इसको नैश इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। आप इससे पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन में कि ये नैश इक्विलिब्रियम होता है या नहीं, ठीक है। तो ये नैश इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है कि यहाँ से भी कोई इंसेंटिव, देयर इज़ नो इंसेंटिव टू चेंज और डेविएट फ्रॉम दिस पोजीशन, ओके। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसके इम्प्लीकेशन क्या है। तो P इज इक्वल टू MC होता है, तो दैट कोरिस्पॉन्ड टू perfectly competitive market. So it means there will not be any kind of deadweight loss in such kind of market structure, okay. No positive profit, there is no possibility of positive profit if products are homogeneous and marginal cost is same for both forms, okay. डेड वेट लॉस नहीं होगा। और मैंने आपको डायग्राम बताया, तो इनिशियली ये इस पोजीशन पे होते हैं, फिर देन धीरे धीरे ये अपना प्राइस कम करते जाते हैं नीचे, और फिर यहाँ पे इवेंचुअली इनका इक्विलिब्रियम आ जाता है, जिसको P इज इक्वल टू MC भी कह सकते हैं, ओके। जब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बताया है, ये देखो इसको आप ऐसे P इज इक्वल टू MC भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। और इसी तरह ये भी P इज इक्वल टू MC है, ये भी एक ही बात है, ओके। तो ये दोनों चीज़ों, दोनों डायग्राम में मैंने सेम चीज़ को बताया, पर थोड़ा अलग तरीका कर लिया है, ठीक है। और फिर मैंने आपको ये मैथमेटिकल बताया कि किस तरह से फॉर्म 1 का आउटपुट होगा। और P का प्राइस P2 से कम है, तो आपको पता है कि उसी के पास सारे कस्टमर आ जाएंगे, इंटायर मार्केट को सेटिस्फाई करेगी। इन केस P इज इक्वल टू P2, तो मार्केट विल बी शेयर्ड इक्वली by the both firms, okay. If P is greater than P2, it means the firm 1 will get 0 customers, okay. अब देखो, अब लास्ट में मैं आपको एक हल्का सा सिंपल तरीके से ये पैराडॉक्स के बारे में बताता हूँ। बर्ट्रैंड पैराडॉक्स, ये जैसे सिविल सर्विस के ऑप्शनल वाला एग्ज़ाम होता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे शायद पूछा भी गया है एक आधी बार। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ओनली टू फॉर्म्स है इस मार्केट में, और आउटकम क्या है, आउटकम इसका किसके इक्वल है, परफेक्ट कंपटीशन के इक्वल है, ओके। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, इसमें डेड वेट लॉस बिल्कुल 0 होता है। तो इसको पैराडॉक्स बोल रहे हैं हम कि एक साइड जो है वहाँ पे लार्ज नंबर्स ऑफ फॉर्म है, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स, ओके। और यहाँ पे 2 फॉर्म्स है, ओके। तो ये 2 फॉर्म का आउटपुट इनके इक्वल आ रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे क्या लिया है कि नो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट लिया था, नो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कि यहाँ पे कोई भी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट नहीं है, फर्म जितना चाहे उतना आउटपुट कर सकती है। और यहाँ पे हमने कैपेसिटी कंस्ट्रेंट लिया था, ठीक है।
हर फॉर्म जो है ना एक लिमिटेड सा आउटपुट करती है और उसके पास क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट पे डिपेंड करता है। जैसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में मैंने यहाँ पे ये किया था कि जैसे ये प्राइस है तो एक फॉर्म जो यहाँ पे आउटपुट कर रही है मार्जिनल कॉस्ट है इसका, तो यहाँ तक ही कर रही है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह उसकी मार्जिनल कॉस्ट ऐसे कम हो जाए तो और कम हो जाएगी, ठीक है। तो हर फॉर्म हो सकता है कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में भी कुछ लिमिटेड फॉर्म ही पूरा आउटपुट कर दे, पर वैसा नहीं होता, वहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसको हम बर्ट्रैंड पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम इसका न्यूमेरिकल लेंगे। ओके, तो आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।